नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें इतिहास मैसूर के शेर यानी टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानता है। टीपू सुल्तान। हाँ बिल्कुल। 18वीं सदी का वो दौर जब हिंदुस्तान की सियासत आप कह सकते हैं बदल रही थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर फैला रही थी जी। उस वक्त टीपू सुल्तान का नाम अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। उनका शासनकाल, उनकी लड़ाइयाँ, ये सब तो काफी चर्चित है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज हम रणभूमि से थोड़ा हटकर टीपू सुल्तान के एक कम जाने पहचाने मगर बेहद अहम पहलू की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये जरूरी है। हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के एक निर्माता, एक आर्थिक योजनाकार के तौर पर। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उनके जीवन, उनके संघर्षों और खास तौर पर उनकी इस दूरदर्शी सोच पर एक नई रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहलू को खंगालते हैं। ये एक बहुत जरूरी पहलू है जिस पर, जैसा आपने कहा, अक्सर बात नहीं होती। टीपू को अपने पिता हैदर अली से एक राज्य विरासत में मिला था, ये सच है। जी, हैदर अली खुद भी बड़े काबिल शासक थे। बिल्कुल, उन्होंने मैसूर को एक अहम ताकत बनाया। लेकिन टीपू ने उस विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसे आधुनिक बनाने, उसे भविष्य के लिए तैयार करने की रफ्तार बहुत तेज कर दी। अच्छा। और जो बात उन्हें उस दौर के दूसरे शासकों से अलग करती है वो है उनका दोहरा नजरिया। एक तरफ वो अपनी सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत कर रहे थे और दूसरी तरफ वो उतनी ही शिद्दत से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश में जुटे थे। मतलब सेना भी और अर्थव्यवस्था भी। हाँ, सैन्य ताकत और आर्थिक खुद मुख्तारी का ये मेल उस जमाने के हिसाब से वाकई एक असाधारण सोच थी, खासकर तब जब ज्यादातर रियासतें या तो अंग्रेजों से संधि कर रही थीं या फिर अंदरूनी झगड़ों में उलझी थीं। देवनहल्ली में हुआ, जो आज कर्नाटक में है। जी, देवनहल्ली। जैसा आपने कहा, पिता हैदर अली मैसूर के शासक थे। बताया जाता है कि टीपू की तालीम पर खास ध्यान दिया गया था। उन्हें न सिर्फ पारंपरिक विषयों की शिक्षा मिली, हाँ, उनकी शिक्षा काफी अच्छी हुई थी, बल्कि सैन्य रणनीति और प्रशासन की बारीकियां भी सिखाई गई। और उनकी बहादुरी के किस्से तो बहुत छोटी उम्र से ही मशहूर होने लगे थे। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि महज 15 साल की कच्ची उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पहली जंग में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। हाँ, 15 साल की उम्र में, ये कमाल की बात है। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मामूली व्यापारी कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि एक बड़ी राजनैतिक और सैनिक शक्ति बन चुकी थी और उसके इरादे साफ थे, हिंदुस्तान पर अपना दबदबा कायम करना। हाँ, और इसी माहौल में हमें एंग्लो मैसूर युद्धों को समझना होगा। ये सिर्फ दो ताकतों के बीच की लड़ाइयाँ नहीं थी, ये उस दौर की बदलती राजनीति, कूटनीति और सैन्य तकनीक का आईना थी। इन युद्धों के बीच ही टीपू सुल्तान एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनकी सैन्य रणनीतियां उस दौर के लिहाज से काफी उन्नत मानी जाती थी। वो सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं थे। अच्छा। वो लगातार नई तकनीकें अपना रहे थे, अपनी सेना को नए ढंग से संगठित कर रहे थे और दुश्मन को चौंकाने वाली चालें चल रहे थे। उनका अंदाज रक्षात्मक कम, आक्रामक ज्यादा था। और जब नई तकनीकों की बात आती है तो जाहिर है सबसे पहले जिक्र आता है उनके मशहूर मैसूरी रॉकेट का। हाँ बिल्कुल, रॉकेट्स। ये वाकई कमाल की बात है कि 18वीं सदी में जब यूरोप में भी रॉकेट तकनीक शुरुआती दौर में थी, टीपू सुल्तान अपनी सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने में रॉकेटों का इतने बड़े पैमाने पर और इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। जी, कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली संगठित रॉकेट ब्रिगेड थी। ये रॉकेट आज के रॉकेट जैसे नहीं थे। ये लोहे की नली से बने होते थे जिनमें बारूद भरा होता था और बांस के डंडे से जुड़े होते थे ताकि निशाना साधा जा सके। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इनके बारे में। बिल्कुल। और इन रॉकेटों का असर सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं था। उनकी मारक क्षमता उस वक्त के कई यूरोपियन रॉकेटों से कहीं ज्यादा थी। कुछ 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर उस जमाने में? हाँ, जब ये रॉकेट अंग्रेजी सेना की पंक्तियों पर अचानक गिरते थे तो भगदड़ मच जाती थी। घोड़े बिदक जाते थे, सैनिक घबरा जाते थे। अंग्रेजी इस तरह के संगठित रॉकेट हमलों के आदी नहीं थे। उनके लिए तो बिल्कुल नया रहा होगा ये। हाँ, उनके लिए ये एक भयानक और अप्रत्याशित हथियार था। कई अंग्रेजी दस्तावेजों में इन रॉकेटों से मची तबाही और खौफ का जिक्र मिलता है। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये रॉकेट सिर्फ एक हथियार भर नहीं थे। इनके पीछे एक पूरी औद्योगिक और संगठनात्मक क्षमता छिपी थी, है ना? यकीनन, यहीं पर टीपू की सोच की गहराई दिखती है।
लोहे के खोल वाले ये रॉकेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहली बात, आपको उच्च गुणवत्ता वाले लोहे और उसे ढालने की तकनीक चाहिए, यानी विकसित धातुक्रम या मेटलर्जी। दूसरी बात, आपको लगातार और अच्छी क्वालिटी का बारूद बनाने की क्षमता चाहिए। तीसरी, आपको इन रॉकेटों को बड़ी संख्या में बनाने के लिए कुशल कारीगर और संगठित कार्यशालाएं चाहिए। और फिर सप्लाई चेन भी। बिल्कुल। आखिर में इन हजारों रॉकेटों को बनाने से लेकर जंग के मैदान तक सुरक्षित पहुंचाने और फिर उन्हें चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था, यानी एक सप्लाई चेन और प्रशिक्षित सैनिक चाहिए। ये सब मिलकर एक जटिल औद्योगिक प्रक्रिया बनाते हैं जो सैन्य जरूरतों से प्रेरित थी। तो मतलब वो सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे थे? नहीं, वो उन्हें बनाने की पूरी प्रणाली विकसित कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज इन रॉकेटों से इतने प्रभावित हुए कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद वो कई रॉकेट अपने साथ इंग्लैंड ले गए। हाँ, ये हुआ था। वहाँ विलियम कॉन्ग्रीव ने उनका अध्ययन किया और फिर कॉन्ग्रीव रॉकेट विकसित किए, जिनका इस्तेमाल बाद में नेपोलियन के खिलाफ युद्धों में भी हुआ। तो एक तरह से मैसूर की तकनीक ने यूरोप की सैन्य तकनीक को भी प्रभावित किया। हाँ, ये विडंबना ही है कि जिस तकनीक ने अंग्रेजों को इतना डराया, उसी से सीख लेकर उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। ये टीपू की तकनीकी दूरदर्शिता का एक और प्रमाण है। चलिए, अब सैन्य नवाचार से आगे बढ़कर उस चीज पर आते हैं जिसे आपने छिपे हुए औद्योगिक राज्य का नाम दिया। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका क्या मतलब है? नहीं, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि टीपू की सोची समझी आर्थिक और रणनीतिक योजना का नतीजा था। कल्पना कीजिए कि सिर्फ राजधानी श्रीरंगपट्टनम ही उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि राजधानी से लेकर बैंगलोर तक और शायद उससे भी आगे एक पूरी पट्टी है, एक कॉरिडोर जैसा, जहां अलग अलग तरह की औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं। अच्छा, फैली हुई। हाँ, कहीं लोहे का काम हो रहा है, कहीं कपड़ा बुना जा रहा है, कहीं कागज बन रहा है, कहीं हथियार बन रहे हैं। ये सब बिखरा हुआ है, एक ही जगह जमा नहीं है। यानी उत्पादन को डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत करना। लेकिन क्यों? आमतौर पे तो शासक सब कुछ अपनी नजरों के सामने, मतलब राजधानी के आसपास रखना पसंद करते हैं। यहीं टीपू की रणनीतिक सोच काम करती थी। इसे स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी या रणनीतिक लचीलापन कह सकते हैं। उनकी सोच ये थी कि अगर दुश्मन हमला करके किसी एक शहर या उत्पादन केंद्र को तबाह कर भी दे, हाँ, तो भी राज्य की औद्योगिक क्षमता पूरी तरह से खत्म न हो, दूसरे केंद्रों में काम जारी रह सके, सेना को जरूरी सामान मिलता रहे, अर्थव्यवस्था चलती रहे। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच है। हाँ, ये खास तौर पर तब अहम हो जाता है जब आप लगातार युद्ध के खतरे में जी रहे हों। ये दिखाता है कि वो सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, बल्कि लंबे चलने वाले संघर्ष और राज्य के टिकाऊपन के बारे में सोच रहे थे। स्रोतों से पता चलता है कि ये कोई अचानक बनी स्थिति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सचेत योजना थी। और इस योजना के तहत किन किन उद्योगों पर खास ध्यान दिया गया? अपने लोहे, कपड़े, कागज का जिक्र किया। हाँ, टीपू ने कई क्षेत्रों में राज्य की तरफ से निवेश और प्रोत्साहन दिया। लोहे के कारखाने और तोपें ढालने की फाउंड्रियां तो जाहिर तौर पर सैन्य जरूरतों के लिए अहम थी। वो तो जरूरी था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर पर बहुत जोर दिया। मैसूर में शहदूत की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। रेशम के कीड़ों को पालने की तकनीक सिखाई गई। अच्छा, रेशम पर इतना जोर? हाँ, उन्होंने बंगाल से विशेषज्ञ बुलवाए ताकि मैसूर का रेशम उद्योग विश्व स्तरीय बन सके। रेशम क्यों? क्या ये सिर्फ विलासिता की चीज थी? नहीं, सिर्फ विलासिता नहीं। रेशम उस वक्त एक कीमती व्यापारिक वस्तु थी। टीपू समझ रहे थे कि अगर मैसूर अच्छी क्वालिटी का रेशम बड़ी मात्रा में पैदा करेगा तो उसे बाहर बेचकर अच्छी आमदनी हो सकती है। व्यापार के लिए। हाँ, इससे राज्य का खजाना भरेगा, साथ ही रेशम जैसी कीमती चीज कूटनीतिक उपहार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती थी, जिससे दूसरे राज्यों से संबंध बेहतर हो सकते थे। वो जिसे आज हम वैल्यू चेन कहते हैं, उसकी अहमियत समझ रहे थे। मतलब सिर्फ कच्चा माल उगाना ही नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करके बेचना। बिल्कुल। तैयार माल बनाकर बेचना, इस पूरे सिलसिले को नियंत्रित और बेहतर बनाना, यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। और कागज की मिलों का क्या वो भी इसी आर्थिक सोच का हिस्सा थी? कागज का उत्पादन सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरत भी थी। टीपू अपने राज्य के प्रशासन को आधुनिक और कुशल बनाना चाहते थे। हाँ, रिकॉर्ड रखने के लिए। जी, इसके लिए जरूरी था कि आदेश, हिसाब किताब, जमीन के रिकॉर्ड, ये सब लिखित रूप में दर्ज हों, और इसके लिए चाहिए था कागज अच्छी मात्रा में और सस्ती दर पर। इसलिए उन्होंने कागज बनाने को भी बढ़ावा दिया। तो ये सब जुड़ा हुआ था। हाँ, कुछ स्रोत तो ये भी इशारा करते हैं कि उन्होंने राज्य संचालित प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने की भी शुरुआत की थी। ये सब मिलकर एक बेहतर, ज्यादा व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा या नौकरशाही अवस्था बनाने में मदद करते।
इससे फैसलों को लागू करना आसान होता, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता और राज्य की पकड़ मजबूत होती। तो आप देख सकती हैं कि औद्योगिक विकास, आर्थिक मजबूती और प्रशासनिक सुधार, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। ये तो वाकई एक एकीकृत सोच लगती है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ऊपर के स्तर पर हो रहा था या इसका असर आम लोगों तक, समाज तक भी पहुंच रहा था? हाँ, ये एक अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि टीपू की आर्थिक योजनाओं के साथ साथ कुछ सामाजिक नियम भी जुड़े थे। मिसाल के तौर पर कुछ नियम ऐसे बनाए गए जिनसे कर्ज या गरीबी के कारण कुछ कमजोर तबकों के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को बेचे जाने से रोका जा सके। अच्छा, उस जमाने में लगान वसूली का जिक्र भी था, उसमें क्या खास था? टीपू ने लगान यानी टैक्स वसूलने के तरीकों को ज्यादा व्यवस्थित और सीधा बनाने की कोशिश की। बिचौलियों को हटाने का प्रयास किया गया ताकि किसानों पर बोझ कम हो और राज्य की आमदनी सीधे खजाने में पहुंचे, ताकि भ्रष्टाचार कम हो। जी। हालांकि ये व्यवस्था कितनी सफल रही, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इरादा एक ज्यादा न्यायपूर्ण और कुशल प्रणाली बनाने का था। इन सब कदमों को हम उस दौर के संदर्भ में देखें तो ये एक तरह से सामाजिक कल्याण की शुरुआती झलक देते हैं। ये सिर्फ दया या दान की बात नहीं थी, बल्कि ये समझने की कोशिश थी कि एक स्थिर और संतुष्ट कामगार वर्ग ही राज्य की औद्योगिक और आर्थिक तरक्की की नींव बन सकता है। यानी लोगों की देखभाल करना भी राज्य की मजबूती का हिस्सा था। बिल्कुल। अगर कारीगर, मजदूर, किसान सुरक्षित महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा कि राज्य उनका ख्याल रख रहा है, तो वो ज्यादा मेहनत से काम करेंगे, राज्य के प्रति वफादार रहेंगे और राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, वर्कफोर्स स्टेबल रहेगा। सही कहा। ये वर्कफोर्स को स्थिर और टिकाऊ बनाने का एक तरीका था। इसके साथ ही कुछ संकेत मिलते हैं कि टीपू ने बड़ी ढांचागत योजनाओं के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था, जैसे कि सिंचाई के लिए नहरें खोदना, पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब या जलाशय बनाना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान। हाँ, अगर ये योजनाएं पूरी हो पाती तो इससे खेती को बहुत फायदा होता, जो उस वक्त अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। ये उनकी एकीकृत सोच का एक और उदाहरण है। पानी, खेती और उद्योग, इन सबको एक साथ जोड़कर देखना ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उन्हें और वक्त मिलता और हालात मुख्तलिफ होते तो आज उस क्षेत्र का आर्थिक भूगोल कैसा होता। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। टीपू की ये बढ़ती ताकत, उनका आधुनिकीकरण, उनकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं, ये सब अंग्रेजों को बहुत खटक रही थी। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक मजबूत दुश्मन थे? सिर्फ इसलिए नहीं, अंग्रेजों की नजर मैसूर के संसाधनों पर थी। वहाँ की लकड़ी, मसाले और अब रेशम और लोहा भी। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत उभरे जो न सिर्फ सैनिक रूप से उन्हें चुनौती दे, बल्कि आर्थिक रूप से भी। हाँ, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो और उनके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाए। टीपू का राज्य संचालित उद्योग मॉडल सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे पर आधारित मॉडल के खिलाफ जाता था। मतलब वो चाहते थे भारत कच्चा माल दे। बिल्कुल। वो चाहते थे कि भारत सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करे और ब्रिटेन का बना सामान खरीदे। टीपू इसका ठीक उल्टा कर रहे थे। वो कच्चा माल इस्तेमाल करके खुद तैयार माल बना रहे थे और उसे बेचना चाह रहे थे। ये हितों का सीधा टकराव था। और इसी टकराव का नतीजा हुआ चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध और 1799 में श्रीरंगपट्टनम का पतन। उस लड़ाई में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन इस हार का असर सिर्फ टीपू की मौत या मैसूर राज्य के खत्म होने तक सीमित नहीं था, है ना? इसका आर्थिक पहलू क्या था? श्रीरंगपट्टनम का पतन मैसूर की अर्थव्यवस्था के लिए एक विनाशकारी झटका था। अंग्रेजी सेना ने शहर में भारी लूटपाट की, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान हुआ उन औद्योगिक केंद्रों और कार्यशालाओं का जिन्हें टीपू ने इतने जतन से खड़ा किया था। कई कार्यशालाएं बंद हो गईं या तबाह कर दी गईं। जो कुशल कारीगर थे उनका संरक्षण खत्म हो गया और वो समुदाय बिखर गए। राज्य के जो अभिलेखागार थे, जिनमें योजनाओं और हिसाब किताब का ब्यौरा था, उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। यानी सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं था? नहीं, ये उस ज्ञान, उस हुनर, उस संगठनात्मक ढांचे का नुकसान था जिसे बनने में सालों लगे थे। मैसूर के औद्योगिक सपने पर पानी फिर गया और इसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया गया। ये उस क्षेत्र के स्वदेशी आर्थिक विकास की राह में एक बड़ा रोड़ा साबित हुआ। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा की हार की नहीं, बल्कि एक अधूरे रह गए सपने की भी है। जब हम टीपू सुल्तान की विरासत को देखते हैं तो इन स्रोतों के आधार पर क्या कहा जा सकता है? उन्हें सिर्फ एक योद्धा के तौर पर याद करना क्या अधूरा होगा? यकीनन अधूरा होगा। अंग्रेजों ने खुद उनकी मौत के बाद भी उनके असर को महसूस किया। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था, जैसा कि एक स्रोत में जिक्र मिलता है, कि टीपू मर गया लेकिन उसका खौफ अभी जिंदा है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये उनके सैन्य पराक्रम को दिखाता है। लेकिन हमारी आज की चर्चा ये साफ करती है कि वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे,
वो एक दूरदर्शी शासक थे, एक योजनाकार थे, जिनकी नज़र भविष्य पर थी। उन्होंने ये समझा कि असली आज़ादी और ताकत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं आती। उसके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और अपने लोगों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया, रणनीतिक लचीलेपन के बारे में सोचा और सामाजिक स्थिरता को अहमियत दी। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी कोशिशें भले ही उस वक्त पूरी तरह कामयाब ना हुई हों, आज भी प्रासंगिक हैं? हाँ, काफी हद तक। आज जब हम आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, सप्लाई चेन को मजबूत करने या समावेशी विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं टीपू के प्रयासों में इन विचारों की झलक दिखती है, भले ही संदर्भ और पैमाना बहुत अलग हो। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आर्थिक शक्ति और रणनीतिक सोच किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए कितने अहम होते हैं। उनका प्रयोग असफल रहा, लेकिन शायद दिशा सही थी। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल टीपू सुल्तान की शख्सियत के उस पहलू पर जो अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाता है। हमने देखा कि कैसे वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक निर्माता, एक योजनाकार और एक ऐसे दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक ताकत और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी सपना देखा था। जी। इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो सामने आती हैं वो है, पहला, सच्ची ताकत सिर्फ सेना में नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी है। दूसरा, मुश्किल हालात में भी दूरदर्शी योजना जैसे उद्योगों को फैलाना बचाव का रास्ता बन सकती है। और तीसरा, लोगों का ध्यान रखना और सामाजिक स्थिरता भी एक मजबूत राज्य की नींव होते हैं। बिल्कुल सही। और ये पूरी चर्चा हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। उस दौर में 18वीं सदी के हिंदुस्तान में एक भारतीय शासक के लिए राज्य के नेतृत्व में औद्योगिकरण की ऐसी कोशिश करना कितना मुश्किल रहा होगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जब बाहरी ताकतें किसी क्षेत्र के स्वदेशी आर्थिक विकास के ऐसे प्रयासों को बाधित करती हैं, तो उसका उस समाज और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा और कितना लंबा असर पड़ता है। टीपू के आत्मनिर्भर औद्योगिकरण के इस अधूरे अध्याय से आज की दुनिया में आर्थिक विकास के अपने रास्ते तलाश रहे समाजों के लिए क्या कोई सबक छिपा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।